देश के प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आर.एस. गौतम एडवोकेट, आप देख रहे हैं बहुजन पैगाम यूट्यूब चैनल। साथियों, आज जिस विषय को लेकर आपके समक्ष मैं प्रस्तुत हुआ हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। आप गौर कीजिए और सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। साथ साथ इसके बहुजन पैगाम यूट्यूब चैनल पूरे देश में कंटिन्यू चलता रहे, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, उचित समझे तो फॉरवर्ड कीजिए, जिसकी वजह से ये घर घर तक पहुंच सके, देश के हर भाग में पहुंच सके और लोग इन जानकारियों का लाभ उठा सकें। आज आप देख रहे हैं देश के हर भाग से आवाज़ आ रही है, एट्रोसिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, जघन्य अपराध हो रहे हैं। चाहे यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, कोई भी जिला हो, कर्नाटका हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, कहीं से भी कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। एक तरफ जो इस सरकार का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उल्टा हो गया। ना तो पढ़ाई शिक्षा तो खत्म हो गई, बचाने की बात भी खत्म हो गई, जघन्य अपराध होते जा रहे हैं। सबसे पहले मैं उस तबके की बात करता हूँ जिस पर सदियों से सबसे ज़्यादा घोर अत्याचार हुए हैं। वो क्लास है एससी और एसटी क्लास। आदिवासी भी हैं, उसके साथ साथ ओबीसी माइनॉरिटी के लोग भी हैं, इसके साथ साथ आम जन, जिन पर अत्याचार कम होते हैं, होते रहे हैं, किसी न किसी रूप में होते रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपके सामने वो न्यायिक सच्चाइयाँ रखना चाहेंगे, जिसके माध्यम से आपको पता लगेगा कि ये एससी एसटी पर अत्याचार क्यों बढ़ रहे हैं। साथियों, कांग्रेस सरकार ने 1989 में अनुसूचित जात एवं जात के प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट बनाया था, जिसे कहते हैं एससी एसटी एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट 1989। काम कर रहा था, बहुत सारे उसमें पुलिस को अधिकार दिए गए थे कि, और उससे लोगों में डर भी हो गया था, अत्याचारों में कमी आई थी। लेकिन हुआ क्या, ये सब चलते हुए जब बीजेपी की सरकार आई और जब न्यायपालिका का स्तर धीरे धीरे गिरने लगा, और यहाँ तक कि हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायपालिका, उसके बाद आता हाई कोर्ट का नंबर। तो जब उस समय जब बीजेपी की सरकार इस समय चल रही है, तो जिस तरह के डायरेक्शन हुए उस तरह के ऑर्डर पास होने लगे। आप इस संबंध में एक ऑर्डर देखेंगे, मेरे सामने ऑर्डर कॉपी है। इन द मैटर ऑफ डॉक्टर सुवेश केशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये केस था एससी एसटी एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट से लेकर मिलता जुलता, उसी के ऊपर था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन माननीय 2 जजों ने फैसला दिया 20/3/2018 को। जज साहिबान थे आदर्श कुमार गोयल एंड उदय उमेश ललित। ये 2 माननीय न्यायाधीश थे। इन्होंने जो एससी एसटी प्रिवेंशन एक्ट बना हुआ था उसको निष्प्रभावी कर दिया, पूर्णतः निष्प्रभावी कर दिया। उसका कोई वजूद ही नहीं रहा, वजूद कायम कर दिया। और इन्होंने क्या ऑर्डर में पास किया कि इससे आम लोगों पर झूठे केस होते हैं, उनको पनिश किया जाता है, इसका मिसयूज हो रहा है। दूसरी बात, जिन लोगों के खिलाफ केस होंगे उनको एंटीसिपेटरी बेल लेने का एक वैधानिक राइट मिल जाएगा, क्योंकि उसमें कोई बार नहीं है। तो दे कैन अप्लाई टू गेट एंटीसिपेटरी बेल अंडर सेक्शन 438 CRPC। तीसरा कर दिया कि यदि कहीं किस तरह का केस पाया जाता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, और इन्वेस्टिगेशन होने के पश्चात ही वो केस रजिस्टर होगा। केस रजिस्टर होने से पहले इन्वेस्टिगेशन होगी, और इन्वेस्टिगेशन CO लेवल को अधिकारी करेगा। इसके बाद ये सरकारी कर्मचारी अधिकारी है, तो उसके विभाग से सर्वोच्च अधिकारी होगा, उसकी परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही उस पर केस दर्ज किया जाएगा। यदि प्राइवेट पब्लिक का आदमी है तो उस जिले का SSP है, उसकी परमिशन लेनी होगी, तब वो केस रजिस्टर होगा।
इस तरह से इन 2 जजों ने 5 कंडीशन थोप दी और 5 कंडीशन वो ऐसी थी जिससे इस एक्ट का कोई मतलब नहीं रहा, बिल्कुल नेस्तनाबूद हो गया। जब ये देश के लोगों को पता लगा, ये ऑर्डर था 20/3/2018 का। आप देखते हैं पूरे देश के अंदर 2 अप्रैल 2018 को राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो जाता है। समूचे देश के SC/ST लोग रोड पर आ जाते हैं, भारत बंद किया जाता है और इसमें 13 SC/ST नौजवानों की जान चली जाती है, वो कुर्बान हो जाते हैं। काहे के लिए? न्याय की खातिर कुर्बान हो जाते हैं और इस समाज के प्रोटेक्शन के लिए कुर्बान हो जाते हैं। हम सब लोगों को उनका आभार प्रकट करना चाहिए और उनकी मेमोरी में कहीं न कहीं कुछ न कुछ एक यादगार बनानी चाहिए। आज देश में बहुत सारे मंत्री हैं, संतरी हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, लोकसभा के मेंबर्स हैं, IAS ऑफिसर हैं, IPS हैं, तमाम दुनिया के जजेज भी हैं, वकील भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन अभी तक ये काम नहीं हुआ। 13 लोग कुर्बान हो गए समाज के। किसके लिए? वो तो कुर्बानी दे के चले गए। किसके लिए हुए? उन लोगों ने क्या सोचा? इस पर सोचना चाहिए, उनकी मेमोरी में यादगार बननी चाहिए। साथियों, ये आदेश पारित होते ही अत्याचार बढ़ने लगे और इस सीमा तक बढ़ने लगे कि अब तो किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं है। बलात्कारों में वृद्धि हुई, 4 गुनी, 10 गुनी, 20 गुनी जितनी हो सकती थी। किलिंग में, मास किलिंग में, ऑनर किलिंग में, यहाँ तक कि अभी आपने देखा मध्य प्रदेश में 5 लोगों को, एक ठाकुर फैमिली थी, उसने ज़मीन के 10 फीट नीचे गाड़ दिया। पहले उसकी लड़की से वो लड़का था उसका, वो अयासी करता रहा। उसके पश्चात जब शादी का नंबर आया तो 5 को दफना दिया। इसी तरह से अभी राजस्थान में देखा आपने कि एक वाल्मीकि समाज का लड़का था, उसे पकड़ करके उसको पेशाब पिलाया गया। इस तरह का आया हुआ है। इस तरह के घिनौने अत्याचार, घिनौने चीज़ें होने लगी। हजारों घटनाएं हैं, पूरे देश में बढ़ता ही जा रहा है। ये किसकी वजह से हुआ? ये 20/3/2018 का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के ने जो पास किया, वो तो सब जगह सर्कुलेट हो गया, सबको पता लग गया कि इस तरह अब SC/ST एक्ट नहीं रहा और उसके तहत लोग फ्री हो गए और मनमाने ढंग से अत्याचार करने लगे। और उसके बाद जब मिस्टर जस्टिस आदर्श कुमार गोयल रिटायर हुए, उनका प्रमोशन कर दिया गया और कहीं सरकार ने उनको दूसरी जगह अच्छे स्थान पर भेज दिया गया। ये उनको इनाम मिल गया। बहुत सारे CGI जो रिटायर हुए हैं उनको भी इनाम मिला हुआ है, तो वो सारा देश जानता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। साथियों, इसके उपलक्ष्य में जब 2 अप्रैल हुआ, 2 अप्रैल के बाद भारत सरकार की नींद खुली। भारत सरकार की नींद खुली तो भारत सरकार ने एक रिव्यू पिटीशन फाइल की, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और इसको 3 जजों की बेंच ने सुना। उसमें जो ऑनरेबल जज साहब थे, ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर अरुण मिश्रा, मिस्टर जस्टिस विनीत सरन, मिस्टर जस्टिस S रविंद्र भाट, 3 जजों की बेंच ने इस केस को सुना और उन्होंने जो ऑर्डर पास किया था सुप्रीम कोर्ट ने 20/3/2018 का, उसको पलट दिया और SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट जो पहले की पोजीशन में था उसको लाके खड़ा कर दिया। यानी वो एक्ट जो बना वो एज इट काम करेगा। लेकिन इस इंफॉर्मेशन को देश के लोगों में पहुंचाया नहीं गया, लोगों ने जाना नहीं और लोग उसी तरह से अब भी अत्याचार कर रहे हैं, पुलिस कोई एक्शन नहीं कर रही है। साथियों, इसके अलावा इस ऑर्डर के खिलाफ एक पिटीशन फाइल होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, पृथ्वीराज चौहान एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। रिट पिटीशन नंबर 1015 of 2018, 1016 of 2018। यह पिटीशन भी उन्हीं 3 जजों की बेंच में रेफर की जाती है और 3 जजों की बेंच इसको सुनती है। उसमें ऑनरेबल जस्टिस अरुण मिश्रा, मिस्टर जस्टिस विनीत सरन, मिस्टर जस्टिस S रविंद्र भाट, 3 सुनते हैं और इस पिटीशन को खारिज कर देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो पिटीशन में ऑर्डर पास हुआ रिव्यू पिटीशन में 1/10/2019 को, वही प्रिवेल करेगा फॉर द फ्यूचर, वही प्रिवेल करेगा और उसके तहत जो लोग एट्रोसिटी करेंगे, कहीं अन्याय करेंगे, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, उस पर पुलिस एक्शन लेगी, केस रजिस्टर किया जाएगा।
इसमें हुआ ये कि कोई घटना होती है, कंप्लेंट आती है, केस रजिस्टर किया जाएगा, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होगी, किसी हायर अथॉरिटी की, ना ही एसएसपी की। एफआईआर लॉन्च होने से पहले कोई सीओ कोई जांच नहीं करेगा किसी तरीके की। सरकारी कर्मचारी या अधिकारी है, वो कोई इस तरह का एक्ट करता है, उसके खिलाफ भी कंप्लेंट होगी। यदि प्राइवेट पर्सन्स हैं, वो कोई इस तरह के एट्रोसिटी करते हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। और ना तो किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी से परमिशन लेने की ज़रूरत होगी, ना एसएसपी से परमिशन लेने की ज़रूरत होगी, और ना ही उनको अंडर सेक्शन 438 सीआरपीसी के तहत एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान होगा, उनको बेल नहीं मिलेगी, उनको हर हालत में गिरफ्तार होना पड़ेगा। उसके बाद ट्रायल होगा। जो कोई ट्रायल करेगी वो बाद में बेल के बारे में सोचेगी, लेकिन एफआईआर होने के बाद एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान खत्म कर दिया गया। ये ऑर्डर पास हुआ 1/10/2019 का। इसका प्रचार प्रसार पूरे देश में नहीं किया गया तो लिमिटेड किया गया, लोगों को पता नहीं है। अभी 2-4 केस, बर्निंग केस हैं, जो मैं आप लोगों के नोटिस में लाना चाहूँगा। एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत केस तो रजिस्टर हो जाते हैं, लेकिन पुलिस किसी की गिरफ्तारी नहीं करती। पुलिस क्या करती है, उस केस को रेफर कर देती है कंसर्न कोर्ट में। जब कोर्ट का कोई ऑर्डर आता है तब उनकी गिरफ्तारी होती है, या कोर्ट बेल दे देती है। इस तरह का सिस्टम चला रहा है। तो मेरा कहना का मतलब ये है कि जो SC/ST एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट बना 1989 का, उसका मतलब क्या रहा? उसका मतलब कुछ भी नहीं रहा। और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1/10/2019 को 3 जजों की बेंच ने ऑर्डर पास किया, उसका क्या मीनिंग रहा? उसका भी कोई मीनिंग नहीं रहा। अभी लेटेस्ट केस एक नोएडा का है, थाना सेक्टर 20 का। वहाँ एक शिबू कास्ट का व्यक्ति है कि उसकी ज़मीन पर कुछ लोग, सवर्ण कम्युनिटी के लोग कब्जा कर लेते हैं। अब भी उनका कब्जा है, साल भर से कब्जा है। थाने में एफआईआर होती, केस रजिस्टर हो जाता है और उनको बेल पे छोड़ दिया जाता है। लॉकडाउन था, कोर्ट में पेश नहीं किया जाता है, उनको किसी की अरेस्ट नहीं होती। पुलिस वाले कह देते हैं कि जब कोर्ट ऑर्डर करेगी तब देखा जाएगा। बट इज द मीनिंग ऑफ दिस ऑर्डर डेटेड 1/10/2019 passed by Honorable Supreme Court of India, and what is the meaning of this act which has been made for the protection of SC/ST people in the country from atrocities by different corners, against their reputation, against their life, against their status. अभी आपने देखा एक केस हुआ उत्तर प्रदेश के एक पूर्वी जिले में। वहाँ पुलिस वालों ने एक पासी समाज का व्यक्ति था, उसका घर तोड़ दिया जा करके रात में, तहस नहस कर दिया, क्योंकि वो अच्छा, उसका एक व्यक्ति इंजीनियर था, बनारस में एक प्रधान था। ये बात उनको हजम नहीं हो रही थी, किसी झूठा केस रजिस्टर कर दिया और उनको नहस नाबूद कर दिया गया। कुछ भी नहीं हुआ किसी तरह का। तो इस एक्ट का प्रयोग कहाँ पर हो रहा है, ये देखने की ज़रूरत है। अभी एक इन्फॉर्मेशन मिली, एक सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ एक थाना है, उसका नाम इस समय मुझे याद नहीं है। वहाँ पर एक कोरी कम्युनिटी का व्यक्ति जिसकी उम्र 30 साल की है, उसकी माँ को, उसकी वाइफ को पुलिस वाले उठा ले जाते हैं दिन में। अभी 2 जून 21 को वो घर पर आता है, तो वो अपने भाई के साथ थाने में चला जाता है। थाने वाले उसकी पत्नी को और माँ को मार पीट के तो भगा देते हैं। उस व्यक्ति को, क्या नाम है, राजेश नाम है क्या, उस व्यक्ति का नाम शायद राजेश कोरी है, उसको बैठा लिया जाता है। रात में उसको टॉर्चर किया जाता है, बिजली के करंट लगाए जाते हैं, उसकी नेक में कुछ रस्सी बांध करके उसको टॉर्चर किया जाता है। यहाँ तक कि 3 तारीख सुबह 10-11 बजे तक उसका थाने में ही, वहाँ का थानाध्यक्ष अरविंद पांडे, ASI एक कोई यादव है, एक कांस्टेबल है, एफआईआर में दर्ज है, उनके तीनों के नाम आ रहे हैं, वो उसका मर्डर कर देते हैं थाने में। एक 30 साल का जवान, उसका थाने में ही मर्डर कर दिया जाता है। बाद में शोर शराबा होता है, उसके बाद लखनऊ विधानसभा में प्रदर्शन होता है, तमाम बातें होती हैं, लेकिन 2 जून 2021 से लेकर आज तक किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। इससे बड़ा हीनियस क्राइम क्या हो सकता है। मैटर इस समय पिटिशनर की तरफ से, उसके माँ बाप की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में विचाराधीन है। शायद 16 अगस्त की डेट पड़ी हुई है, स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। लेकिन ये तो एक लीगल प्रक्रिया है, चलती रहेगी।
व्हाट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस एक्ट? इस एक्ट का क्या हुआ? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1/10/2019 को ऑर्डर पास किया, उसका क्या हुआ? तो क्या हो रहा है इस देश के अंदर? कानून का पालन नहीं हो रहा, कानून व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है। न्यायपालिका, अब जो 13 बच्चे, 13 यंग जवान जो शुकाशु टाइप्स के थे, कुर्बान हो गए 2 अप्रैल को। जड़ क्या है, कारण क्या है? यदि ये 2 जज असंवैधानिक ऑर्डर पास नहीं करते तो ये घटना नहीं होती, 13 लोग मारे नहीं जाते। और ये जो ऑर्डर हुआ ये असंवैधानिक ऑर्डर था, जो कि बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि 3 जजों की बेंच ने उसको पलट दिया। तो इस तरह से जब तक इस देश में कोलोजियम के माध्यम से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्तियां होती रहेंगी, तब तक ऐसा ही होता रहेगा। कुछ एक आध जज ऑनेस्ट, ईमानदार और न्यायप्रिय होगा, वो तो न्याय देता रहेगा, लेकिन बाकी लोग इस तरह करते रहेंगे, जिससे उसका असर पड़ता है देश के आम नागरिक पर। आज की डेट में जो हमारे माननीय CJI साहब हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, पूरा देश अप्रिशिएट कर रहा है। लेकिन इससे पहले जो 4-5 CJI गए हुए हैं, वो क्या करके गए हैं? हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को तहस नहस करके गए हैं। तो देखना ये है कि अब माननीय रामन्ना साहब जो इस समय CJI हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, सारा देश सम्मान करता है। हर जगह से जहाँ से भी मैसेज आते हैं उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। वास्तव में वो न्यायप्रिय हैं और न्याय का काम कर रहे हैं। अब देखना ये कहाँ तक न्याय व्यवस्था में सुधार हो पाता है। चलो वो बात न्याय व्यवस्था की रही, उस पर हम बाद में आएंगे। मेन चीज़ ये है कि आज देश के अंदर सबसे ज़्यादा एट्रोसिटीज हो रही हैं यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, राजस्थान के अंदर, इसके कर्नाटका में भी हो रही हैं। विभिन्न तरह की एट्रोसिटीज हो रही हैं और जिन वर्गों पर हो रही हैं उन वर्गों के प्रोटेक्शन के लिए, यानी SC/ST के प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट बना हुआ है। उस एक्ट का पालन नहीं किया जा रहा। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उस थाने विशेष का थानाध्यक्ष जिम्मेदार है, वहाँ का CO और SSP पूर्णतः जिम्मेदार है, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिम्मेदार है। इसके साथ साथ उस सूबे का, उस स्टेट का जो चीफ सेक्रेटरी है वो रिस्पॉन्सिबल है, उस स्टेट का DGP है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या इन लोगों ने इस एक्ट को नहीं पढ़ा? क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं पढ़ा? क्या उसे समझते नहीं है? तो जो पुरानी परंपरा, जो ऑर्डर 2 जजों ने पास किया था 20/3/2018 को, उसे फॉलो किया जा रहा है। और 3 जजों ने ऑर्डर पास किया 1/10/2019 को, उसे फॉलो नहीं किया जा रहा। व्हाट इज दिस? तो ये पूरे देश में इनजस्टिस होने जा रही है, हो रही है। लोग सफ़र कर रहे हैं। पूरे देश भर से भोजन पैगाम पर आज हजारों इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं कि वहाँ पर ये हो गया, उस जिले में ये हो गया, उस स्थान पे ये हो गया, वहाँ बलात्कार हो गया, वहाँ ये हो गया। क्या किया जाए? अब एक एजेंसी है, क्योंकि मैं प्रोफेशन से एडवोकेट हूँ, देश में बहुत सारे एडवोकेट्स हैं। जो हमारे एडवोकेट भाई हैं, उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो न्याय हित में, चाहे अत्याचार किसी पर हुआ हो, किसी कम्युनिटी का, किसी धर्म, से कोई लेना देना नहीं, वी आर फाइटिंग फॉर जस्टिस। हम न्याय के लिए लड़ते हैं, हमको लड़ना चाहिए। और इस संबंध में देश भर के जो एडवोकेट साथी हमारे कुलीग्स हैं, उनको भी मैं बुला रहा हूँ कि आप आइए और इस तरह की जहाँ एट्रोसिटीज होती हैं किसी ज़िले में, तहसील में, कहीं पर भी, किसी गांव में, तो आप न्याय हित में उनकी मदद कीजिए, रक्षा कीजिए किसी तरीके से। क्योंकि प्रशासन इस समय लापरवाह, बेपरवाह, उसे किसी की परवाह नहीं, किसी तरह की, किसी सरकार की परवाह नहीं है। और सरकार को टाइम नहीं है इन चीज़ों को जानते हुए भी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है किसी तरीके से। जो प्रशासन है वो ऑन लिबर्टी काम कर रहा है। थाने में चले जाइए, वो किसी को पहचानता ही नहीं, किसी का, कोई मंत्री अंत्री का नाम ले दो तो काम हो जाएगा। वो ऑर्डिनरी आदमी जाता है, सफरर है, उसे गाली दे के भगा दिया जाता है, उसकी FIR लॉज नहीं होती है। तो ये क्या है? खुलेआम पूरे देश में कानून व्यवस्था का वायोलेशन हो रहा है। इस संबंध में मैं जानता हूँ कि ये वीडियो देश का हर नागरिक सुन रहा होगा और हमारे जो न्यायालय के, विभिन्न न्यायालयों के माननीय न्यायाधीश हैं, वो भी सुन रहे होंगे, आज नहीं तो कल सुनेंगे। तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि संविधान है, विभिन्न तरह के लॉज हैं, इम्प्लीमेंटेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो न्यायपालिका की है। हम लोग हैं, अपने केस को प्रेस करते हैं, ऑर्डर करना, उसकी जेन्युइननेस क्या है उसको समझना और न्याय हित में ऑर्डर करना,
इससे न्यायपालिका बच नहीं सकती। ये न्यायपालिका की जिम्मेदारी है। यदि न्यायपालिका ठीक ढंग से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करे और 10 बजे से 4 बजे का टाइम होता है, आधे घंटे का लंच होता है, 5.5 घंटे का काम होता है। मैंने देखा यूपी में, आप वंडर करेंगे कि एक जज साहिबान आते हैं, आधे घंटे बैठते हैं, 6.5 घंटे में आधे घंटे बैठते हैं और आधे घंटे के बाद चले जाते, लंच हो गया। 1 बजे बैठते हैं, 1:30 बजे उठ जाते, लंच हो गया। उसके बाद कहलवा दिया जाता है कि वो डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने बुला लिया या और किसी ने बुला लिया, दोबारा आते ही नहीं है। शाम तक वकील इंतजार करते हैं, डेट मिल जाती है। ये धंधा यूपी के अंदर चल रहा है। किस तरह से पालन किया जाएगा? इसके लिए मैं माननीय हाई कोर्ट्स हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो इस दिशा में थोड़ा सोचें और जिला अदालतें हैं उनको थोड़ा टाइट करें कि टाइम से 10 बजे बैठें और 4 बजे तक काम करें, आधे घंटे लंच करने के बाद। उसी तरह से भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, उसकी नोटिस में भी लाना चाहूँगा कि क्योंकि न्यायपालिका, न्याय व्यवस्था है, सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। डिस्ट्रिक्ट अदालतें हैं वो हाई कोर्ट्स के अधीन है। तो इस तरह से इधर भी ध्यान देना चाहिए, न कि ठीक है जिम्मेदारी है, बहुत सारे केस पेंडिंग हैं, उनमें भी टाइम जाता है, लेकिन जो न्यायिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, हाई कोर्ट्स के अधीन है। तो इधर भी जिला अदालतों की तरफ भी इनको रुख करना चाहिए, जिसकी वजह से कोई जज मनमानी ना कर सके। जब आएगा तब बैठेगा, जब जाएगा तब उठ के चला जाएगा। पब्लिक खड़ी है, कोई मतलब नहीं है, और कह दिया टाइम ही नहीं है, जज साहब भागे हुए हैं। कभी कह देते हैं हाई कोर्ट में बुला लिया गया, कभी डीजे ने बुला लिया गया, कभी कह देते कि कॉन्फ्रेंस में गए हुए हैं। व्हाट इज दिस? तो ये हमने आंखों देखा हुआ है, तब मैं बता रहा हूँ। मैं नाम भी बता सकता हूँ, लेकिन नाम बताना ठीक नहीं होगा। इसकी वजह से इतना ही काफ़ी है। यह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चाहे तो जाकर के इंस्पेक्शन कर ले किसी तरीके से, गौतम बुद्ध नगर कोर्ट में चला जाए, गाजियाबाद चला जाए, कहीं भी किसी कोर्ट में चला जाए, आगरा, मैनपुरी, कानपुर, कहीं भी चला जाए, वहाँ देख ले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इसी तरह से दूसरे स्टेट में भी हो रहा है। तो इसलिए न्यायिक व्यवस्था में सुधार तभी हो सकता है जब हमारे माननीय जो उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट्स हैं, वो इस दिशा में थोड़ा ध्यान दें, और हमारा जो भारत का गौरव है सर्वोच्च न्यायालय, वो इस दिशा में थोड़ा सा ध्यान दे और एक्शन ले, तो न्याय व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। इसमें कोई शक नहीं किसी तरह की। संविधान के अनुसार भारत की न्यायपालिका है वो अपने आप में सक्षम है, सब कुछ इंडिपेंडेंट है, किसी के मातहत नहीं है। नहीं तो सरकार का उस पर कोई डर है ना अंकुश चलता है। जो न्याय प्रक्रिया के तहत जो अधिकार मिले गए हैं संविधान के अनुसार, उसके लिए वो कोई भी ऑर्डर पास करने के लिए सक्षम है, वो करने चाहिए। लेकिन पिछले समय में कुछ ऐसा नहीं हुआ, चाहे वो राफेल का मामला हो, राम मंदिर का मामला हो, चाहे और तमाम दुनिया के मामले हैं। किसी कारणवश, किसी लालचवश जो पिछले समय में जो CGI फंस गए, वो अपने से बचने के लिए उन्होंने उल्टे सीधे ऑर्डर करके चले गए, जिसका असर पूरे देश में पड़ा हुआ है। और उस असर का इतना प्रभाव हो रहा है कि आज हमने कहना न्यायपालिका खत्म हो गई, न्यायपालिका है ही नहीं। जो भारत सरकार या मोदी जी कहते हैं, हमेशा कहते हैं भाई ऑर्डर पास हो जाते हैं, ये चीज़ कैसे आई लोगों के दिमाग में? इसको ख़त्म करना होगा। और इसे ख़त्म करने के लिए मैं समझता हूँ कि हमारे जो देश के हाई कोर्ट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट है वो पूर्णतः सक्षम है, और मैं जानता हूँ कि शायद वो इस पर ध्यान देंगे और आगे चल करके देश के सामने ऐसी तस्वीर पेश करेंगे कि लोगों को पता लग जाएगा कि न्यायपालिका है, वो किसी से नहीं डरती और वो स्वतंत्र है अपने विवेक से संवैधानिक व्यवस्था के तहत ऑर्डर पास करने के लिए। साथियों, बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे रीजन्स हैं, बहुत सारे कारण हैं जिनको मैं रखना चाहता हूं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, लोग उसे शायद देखते हैं या नहीं देखते हैं, लेकिन ज़्यादा बातें कहना भी ठीक भी नहीं है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, जो कानून बने हैं, चाहे वो SC/ST एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट हो, चाहे और कानून हैं, उनको कानूनी व्यवस्था के तहत यथावत पालन करना चाहिए। और यदि कोई भी व्यक्ति है, किसी समाज का है, किसी धर्म का है, उनका दुरुपयोग करता है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। यही हमारा उद्देश्य है। हमारे जो वकील साहिबान हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, बहुत सारे हमारे एडवोकेट भाई हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, हर जगह हैं, उनसे भी निवेदन है कि न्याय की खातिर वो थोड़ा आगे आएँ। और न्याय के लिए लड़ाई किसी का अपमान नहीं होता, कोई कंटेम्प्ट कोर्ट नहीं होता। वी आर फाइटिंग फॉर जस्टिस। कॉन्स्टिट्यूशनली जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत हम
काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा और आप लोगों को जो सफ़रर हैं उन्हें इनवाइट करना चाहूँगा कि आगामी 8 अगस्त 2021 को दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड पहुँचें और देश के किसी भाग से कोई इस तरह की ग्रीवांसेस हैं वो रखें। उनको हम जहाँ से भी न्यायपालिका का क्षेत्र होगा, जिस भी कोर्ट का, वहाँ पर हम रखेंगे, उठाएंगे और उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे कानूनी तरीके से। तो जो लोग सफ़रर हैं वेलकम, वो आ सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और आप लोगों को आश्वासन देता हूँ कि वकील होने के नाते जितनी इस तरह की समस्याएं मेरी नोटिस में आएंगी मैं उनको उठाता रहूँगा और लोगों को कानूनी हक दिलाने के लिए कोई कोर कसर नहीं रखी जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी।